नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो 10वां अध्याय था, हम इसमें आगे पढ़ते हैं वाही राशियां। वाही राशियां क्या होती हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ऐसे कौन से कारक होंगे जिनकी वजह से उत्पत्ति होगी, या ऐसे कौन से कारक होंगे जिनकी वजह से वाही राशियों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाही राशियां होती क्या है। वायु राशि वायुमंडल का वह विशाल, विस्तृत एवं घना भाग है जिसकी भौतिक विशेषताओं जैसे तापमान, आर्द्रता और विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में समरूपता पाई जाती है। उसको क्या कहेंगे? वायु राशि। ठीक है, यानी कि वायुमंडल का, इसका वायुमंडल का एक विशाल क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? विशाल, छोटा नहीं। वायुमंडल का एक छोटा भाग नहीं बल्कि बड़ा भाग विस्तृत हो और घना हो। वायुमंडल का भाग बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए और घना होना चाहिए, जिसकी भौतिक विशेषताओं, जैसे भौतिक विशेषताओं में आएगा उसका तापमान, उसकी आर्द्रता और उसकी विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज दिशा में समरूपता, यानी तापमान भी समान होना चाहिए, आर्द्रता भी समान होना चाहिए और ऊंचाई के ऊपर क्या होनी चाहिए? उसकी क्षैतिज जो दिशा है वायु की, वो समरूप होनी चाहिए। उसको कहेंगे हम वायु राशि। क्या कहेंगे? वायु राशि। प्राय वायु राशियों का विस्तार कई 100 किलोमीटर तक होता है, ऐसे थोड़ा नहीं होता। वायु राशियां काफी, मैंने अभी बताया कि वायु राशियों का क्षेत्र कितना होगा? विशाल होगा और विस्तृत होगा। तो ये वायु राशियां कई 100 किलोमीटर तक पाई जाती हैं, एक ही वायु राशि। इनमें वायु की अनेक परतें पाई जाती हैं, कोई एक परत नहीं होती, वायु की अनेक परतें होती हैं, जिनमें तापमान और आर्द्रता लगभग एक समान होती है। यहां पर भी हमने बात की कि तापमान और आर्द्रता में क्या आनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। वायु राशि वही कहलाएगी जो कि विस्तृत क्षेत्र के ऊपर फैली हो और उसकी जो भौतिक जो कारक है या विशेषताएं हैं वो समान होने चाहिए। जैसे तापमान है, आर्द्रता है, उसकी क्षैतिज दिशा है, वो बराबर होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। तो अनेक परतें पाई जाती हैं और तापमान और आर्द्रता लगभग एक समान होते हैं। वायु राशियों की उत्पत्ति तब होती है जब धरातल पर वायुमंडलीय विशेषताओं में लंबे समय तक निश्चितता बनी रहती है। वायुमंडलीय राशियां कब उत्पत्ति तो होंगी? जब धरातल पर वायुमंडलीय विशेषताएं, जो वायुमंडलीय विशेषताएं हैं, ये एक लंबे समय तक बनी रहेंगी, काफी लंबे समय तक, छोटे समय के लिए नहीं, काफी लंबे समय तक बनी रहेंगी, तब जाकर कोई वायु राशि की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, वायु राशि की उत्पत्ति जो होगी उसके लिए आवश्यक दशाएं क्या है, कि कौन कौन सी दशाएं होना आवश्यक है जिसकी वजह से वायु राशियों की उत्पत्ति होगी। तो दशाओं के बारे में देखें। एक आदर्श वायु राशि की उत्पत्ति के लिए कुछ निश्चित दशाओं का होना आवश्यक है, यानी कि ये दशाएं होनी चाहिए। यदि ये दशाएं नहीं होंगी तो वायु राशि की उत्पत्ति नहीं होगी। पहली, इसके लिए एक विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए। पहले बात की हमने, छोटा क्षेत्र नहीं होना चाहिए वायु राशि के लिए। कैसा होना चाहिए? एक बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए जो कई 100 किलोमीटर तक होता है। संभवतः समांगी हो, यथा या तो संपूर्ण भाग स्थलीय हो या जलीय हो। दूसरी चीज, जो क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो क्षेत्र समान होना चाहिए। यदि स्थल भाग है तो स्थलीय भाग ही होना चाहिए, यदि जलीय भाग है तो जलीय भाग ही होना चाहिए। समान क्यों होगा? यदि मान लीजिए स्थल और जल दोनों मिल जाएं तो स्थल के ऊपर तापमान अलग रहेगा और जल के ऊपर तापमान अलग रहेगा, तो वायु राशि की उत्पत्ति नहीं होगी। जलीय भाग में आर्द्रता अलग रहेगी और स्थलीय भाग में आर्द्रता अलग रहेगी, तो वायु राशि की उत्पत्ति नहीं होगी। वायु राशि की उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए हमारे को? तापमान और आर्द्रता समान होनी चाहिए। इसलिए
वायु राशि वही उत्पन्न होगी जहां पर क्या होगा, एक समान स्थलीय समान धरातलीय भाग होगा। जैसे स्थल है तो स्थल और जल है तो जल। तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं समान हो जाती है। ज्ञात हो कि विषमांगी सतह में तापमान और आर्द्रता समरूप नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया कि स्थलीय भाग यदि पूरा का पूरा स्थलीय भाग है तो तापमान और आर्द्रता समान रहेंगी, लेकिन स्थलीय और जलीय भाग आ गया तो तापमान और आर्द्रता में समानता नहीं पाई जाएंगी, तो वायु राशि उत्पन्न नहीं होगी। वायु राशि वहीं उत्पन्न होगी जहां पर तापमान और आर्द्रता समान पाए जाते हैं। यदि वायु क्षैतिज दिशा में गतिशील हो तो गति अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। यदि वायु कौन सी दिशा में हो, क्षैतिज दिशा में, तो अपसरण की गति क्या होनी चाहिए, एक प्रकार की ही होनी चाहिए। याद है, अपसरण प्रकार की गति होने पर वायुमंडलीय स्थिरता उत्पन्न होती है। यदि वायु की जो गति है वो अपसरण होगी तो क्या होगी, वायुमंडलीय स्थिरता पाई जाएगी, और यदि अपसरण नहीं होगी तो वायुमंडलीय स्थिरता नहीं पाई जाती है। वायुमंडलीय दशाओं में लंबे समय तक स्थिरता होनी चाहिए। एक वायु राशि है वो काफी लंबे समय तक होनी चाहिए, छोटे समय के लिए वायु राशि उत्पन्न नहीं होती है। और यदि छोटे समय के लिए वायु राशि उत्पन्न होगी तो उसमें तापमान और आर्द्रता नहीं देखी जा सकते, तो वायु राशि को क्या चाहिए, एक लंबे समय तक बना होना चाहिए। इसमें वायु धरातलीय विशेषताओं को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। यदि लंबे समय तक रहती है वायु राशि तो जो धरातलीय विशेषताएं हैं उनको ग्रहण कर पाती है। यदि छोटे समय के लिए रहेगी तो धरातलीय विशेषताओं को ग्रहण नहीं कर पाएगी वो वायु राशि, और वायु राशि तभी कहलाएगी जब वो एक लंबे समय तक विस्तृत क्षेत्र में और धरातल की सारी विशेषताओं को, या तो वो धरातल हो या जलीय भाग हो, उनकी विशेषताओं को यदि ग्रहण कर लेती है तो ही वो क्या कहलाती है, वायु राशि कहलाती है। अब हम देखते हैं कि वायु राशियों के जो उत्पत्ति के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। उत्पत्ति क्षेत्र किसे कहेंगे, वायु राशियों की उत्पत्ति जिस क्षेत्र में होती है, वायु राशि की उत्पत्ति जिन क्षेत्रों में होती है वो वायु राशि के उत्पत्ति क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है। उद्गम क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता जैसी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब उद्गम क्षेत्र वो ही बनेगा जहां पर तापमान और आर्द्रता दोनों क्या हो, समान हो। ठीक है, वही क्षेत्र उद्गम बनेगा। इन क्षेत्रों में वायु सतत रूप से केंद्र में नीचे की ओर उतरने या बैठने की प्रवृत्ति रखती है। यानी कि यदि यह क्षेत्र, कैसा क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें वायु ऊपर से नीचे की ओर बैठे, ठीक है, वो उद्गम क्षेत्र कहलाएंगे, और वो ही उद्गम क्षेत्र बन सकता है। इन क्षेत्रों में वायुदाब सदैव क्या रहेगा, उच्च रहेगा। कैसा रहेगा, उच्च वायुदाब रहेगा। उच्च वायुदाब क्यों होना आवश्यक है, भाई वायु राशि की उत्पत्ति वहीं से होती है जहां पर उच्च वायुदाब होता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, यहां पर उच्च वायुदाब है और यहां निम्न वायुदाब है, तो जो वायु है वो किस ओर चलेगी, उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो अब उद्गम क्षेत्र कौन सा कहलाया, यही तो कहलाया उद्गम क्षेत्र, यहीं से तो वायु राशि की उत्पत्ति हुई। अब वायु राशि की उत्पत्ति यहां से हो रही है तो एक इसकी विशेषता है कि यहां वायुदाब क्या है, उच्च है। तो इसलिए हमने कौन सी विशेषता दे दी कि उद्गम क्षेत्र की कौन सी विशेषता होगी कि वहां सदैव वायुदाब क्या रहेगा, उच्च पाया जाएगा। वायु राशि के उद्गम क्षेत्र जो विश्व में देखें तो इसमें पहला है ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र, दूसरा है ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र। एक तो ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र हो गया, एक ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र हो गया, एक महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। जो महाद्वीपों में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आते हैं वहां पर भी वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा महासागरीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, ये महासागरों में होगा।
महासागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गया, यानी कि महासागर के वे क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के ऊपर है। एक हो गया मानसूनी उत्पत्ति क्षेत्र, ये क्या है? वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र हैं, यानी वायु राशियों के 6 उद्गम क्षेत्र हो गए विश्व में। अब हम देखें वायु राशियों की विशेषताएं कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। वायु राशियों का उद्भव विस्तृत समांगी क्षेत्रों में होता है। यह आपको मैंने पहले बता दिया कि वायु राशि की एक विशेषता क्या है, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, और इन क्षेत्रों का तापमान और आर्द्रता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये विशेषताएं हैं। वायु राशियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से गतिशील रहती हैं। भाई जो उत्पत्ति क्षेत्र होगा वहां से क्या करेंगी वायु राशियां, गतिशील होंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी। वायु राशियां अपने मार्ग के मौसम को प्रभावित करती हैं। जो भी वायु राशि, मान लीजिए एक वायु राशि यहां से चली और यहां पहुंच रही है, तो यहां से चलने वाली वायु राशि जो ये मार्ग आएगा, जितना मार्ग तय करेगी, इस मार्ग में जिस प्रकार का मौसम है उस मौसम को क्या करती जाएगी, वो प्रभावित करती जाएगी। उत्पत्ति क्षेत्र से दूर जाने पर वायु राशियों के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। भाई एक तो उत्पत्ति क्षेत्र के ऊपर वायु राशि के गुण थे, ठीक है, उसमें आर्द्रता कितनी थी, तापमान कितना था। ये धीरे धीरे दूसरे क्षेत्र की ओर जाएगी तो इस धरातल के गुणों को भी तो अपनाएगी ये वायु राशि। भाई इस धरातल पर जो मौसम है उसको प्रभावित कर रही है ये वायु राशि, तो स्वयं वायु राशि इस धरातल के गुणों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। धीरे धीरे जब ये इन गुणों को अपनाती है तो आगे चलकर इस वायु राशि में क्या हो जाता है, मूल गुणों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जहां पर इस वायु राशि के जो गुण थे वो यहां पहुंचने के बाद में ये गुण जो यहां पर थे, ये गुण यहां पर क्या रहेंगे, कम हो जाएंगे। जो मूल गुण थे उनमें कमी आ जाएगी और कौन से गुण धारण कर लेगी, जो ये मार्ग तय किया है इसने, इस मार्ग के गुण वो हासिल कर लेगी। ठीक है। दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां मिलने पर वाताग्रह का निर्माण होता है। देखिए जब दो, मान लीजिए एक ये ठंडे क्षेत्रों से आ रही है, ठीक है, ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्रों से आ रही है, यदि ये वायु राशि ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांशों की तरफ जाएगी, मान लीजिए, ठीक है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी ये वायु राशि। भाई ध्रुवीय उच्च वायुदाब से वायु राशि किस ओर चलेगी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। अब निम्न जो ये आ रहा है, कौन सा, जो उपोषण उच्च वायुदाब था, उपोषण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की ओर दूसरी वायु राशि चल रही है। ठीक है। जब ये दोनों वायु राशि यहां पर मिलेंगी, ठीक है, तो यहां पर किसका निर्माण होगा, वाताग्रह का निर्माण होगा। देखिए मान लीजिए ये उच्च वायुदाब, कौन सा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, यहां से एक वायु राशि चलती है, किस ओर चलेगी, उपोषण निम्न वायुदाब की तरफ। ठीक है। एक वायु राशि चल रही है यहां से जो उपोषण उच्च वायुदाब से किस ओर चल रही है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है। एक तो ये वायु राशि चली और एक ये वायु राशि चली। अब देखिए यहां से यदि ये वायु राशि चल रही है तो इस धरातल के गुणों को क्या करेगी, ये अपनाएगी, और यदि ये वायु राशि चल रही है तो इन धरातल के गुणों को अपनाएगी। कुछ इसके मूल क्षेत्र के भी गुण होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब जब ये दोनों वायु राशि यहां पर टकराती हैं तो यहां इस स्थान के ऊपर
वाताग्रह का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? वाताग्रह का निर्माण होगा। अब ये यदि ठंडी वायु है, यदि ये वायु राशि क्या है? ठंडी है, और ये वायु राशि क्या है? गर्म है, तो ये वायु राशि तो इसके ऊपर चढ़ जाएगी और ठंडी वायु राशि इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये ऊपर और नीचे जब चढ़ती है तो किसका निर्माण करती है? वाताग्रह का निर्माण करती। अब हम देखते हैं कि वाताग्रह होते क्या हैं। ये वायु राशियों के बारे में देखा हमने कि वायु राशि किसे कहते हैं, वायु राशि की उत्पत्ति क्यों होती है, और कौन कौन सी किस किस प्रकार की जो वायु राशियों के उद्गम स्थान है। वायु राशियों के जो उद्गम स्थान है वो विश्व में पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से हैं, हमने इसके बारे में जाना। अब हम देखेंगे वाताग्रह। किसका अध्ययन करेंगे? वाताग्रह का। देखिए, अब हम देखेंगे क्या? वाताग्रह। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग वायु राशियां विचरण करती हैं, जब दो वायु राशियां आपस में मिलती हैं उस समय किसका निर्माण होता है? वाताग्रह का निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं। वायु राशियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से अन्य स्थानों के ऊपर विचरण करती हैं, गमन करती हैं। ठीक है, वाताग्रहों के कारण अब दोनों जो वायु राशियां मिलती हैं तो वहां पर वाताग्रह का निर्माण होता है, और यदि वाताग्रह का निर्माण हो जाता है तो मौसम में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब वाताग्रह, कहीं पर भी वाताग्रह का निर्माण होगा तो वहां के मौसम में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। मौसम और जलवायु, जलवायु तो एक लंबे समय तक रहती है और मौसम क्षणिक होता है, पल भर का होता है मौसम। आज सुबह किस प्रकार का मौसम है, हो सकता है कि दोपहर में बरसात हो जाए, शाम को धूप निकल जाए, हो सकता है। ठीक है, रात को ठंड पड़ने लग जाए, हो सकता है। यह है मौसम जो पल भर में बदल सकता है मौसम, लेकिन जलवायु नहीं बदल। अब जहां जहां वाताग्रह का निर्माण होता है, वाताग्रहों के निर्माण से वहां के मौसम में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम वाताग्रह क्या है। ठीक है, वाताग्रह क्या है कि दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां कैसी होंगी? भिन्न स्वभाव वाली, अलग अलग स्वभाव की, या तो एक ठंडी होगी या एक गर्म होगी, दोनों एक समान नहीं होंगी। दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियां, अलग अलग स्वभाव कैसे होगा? या तो तापमान में हो, या गति में हो, या घनत्व में हो, या आर्द्रता में हो, या दिशा में। एक की दिशा इधर है तो दूसरे की दिशा इधर, एक का तापमान कम है तो दूसरी का तापमान अधिक, एक की आर्द्रता कम है तो दूसरी की आर्द्रता अधिक। ठीक है, तो ताप, गति में कम या तेज, घनत्व कम या अधिक, आर्द्रता और दिशा यदि अलग अलग हो, कितनी? दो वायु राशियों की, तो जो ये दोनों वायु राशियां जहां मिलेंगी वहां पर किसका निर्माण होगा? वाताग्रह का निर्माण होगा। मिलने से ढलुआ सतह का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वाताग्रह। जब ये दोनों वायु राशियां, एक वायु राशि ये से आएगी तो एक वायु राशि ऊपर चढ़ेगी। ठीक है, ये ढलुआ स्थिति बन गई इनकी, तो इसको क्या कहेंगे हम? वाताग्रह कहेंगे। दो विभिन्न स्वभाव की वायु राशियां आपस में मिलकर एक संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जहां दोनों वायु राशियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसे संक्रमणीय क्षेत्र को वाताग्रह प्रदेश कहते हैं। वाताग्रह किसे कहेंगे? वाताग्रह की बात कर रहा हूं। दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में जहां मिलती हैं, ठीक है,
उसको क्या कहेंगे, वाताग्रह। और आपस में मिलकर एक संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वाताग्रह प्रदेश। उस संक्रमणीय क्षेत्र को क्या कहेंगे, वाताग्रह प्रदेश। वाताग्रह मुख्यतः मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं, ना तो निम्न अक्षांशों में निर्मित होते हैं, ना ही उच्च अक्षांशों में निर्मित होते हैं। कैसे अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, यानी कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों के ऊपर वाताग्रहों का निर्माण नहीं होता। जो ये मध्य अक्षांश है, इन्हीं में वाताग्रहों का निर्माण होता है। वाताग्रह कुछ कोण पर झुका होता है, कोण पर झुकेगा तभी तो ढलवाई स्थिति प्राप्त करेगा। वो जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है, उनका कोण क्या होता जाता है, बढ़ता जाएगा। विषुवत रेखा के ऊपर कोण कम होगा, उसके के बाद में उसका कोण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाताग्रह का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है। भूमध्य रेखा पर वाताग्रह का ढाल लगभग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, यानी वाताग्रह का जो ढाल होगा वो क्या होगा, शून्य। फिर जो जो हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो वाताग्रहों का जो कोण है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। वाताग्रह हमेशा वहां बनते हैं जहां वायु राशियों के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। कहां पर बनेंगे, जहां पर दोनों वायु राशियों में सबसे ज्यादा अंतर पाया जाएगा। किसमें, तापमान में। मान लीजिए एक ठंडी वायु राशि है और एक गर्म वायु राशि है, तो इन दोनों में वाताग्रह उसी स्थान पर बनेगा जहां पर इन दोनों के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए गर्म वायु राशि में, यहां पर गर्म वायु राशि में मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है और यहां ठंडी वायु राशि में 10 डिग्री सेल्सियस है, तो तापांतर कितना हो गया इसका, 30 डिग्री। और मान लीजिए इस स्थान पर देखें हमें, तो यहां पर तो मान लीजिए 10 डिग्री है और यहां तक पहुंच गई ये वायु राशि, गर्म वायु राशि, तो यहां पर मान लीजिए इसका 30 डिग्री है, तो वाताग्रह का कितना हो गया, तापांतर कितना हो गया, 20 डिग्री। यहां पर तो 20 डिग्री है और यहां पर 30 डिग्री है, तो वाताग्रह कहां निर्मित होगा, 30 डिग्री के ऊपर ही निर्मित हो जाएगा। वाताग्रह हमेशा अल्प वायुदाब द्रोणियों में स्थित होते हैं। तो ये बात थी हमारी वाताग्रह की। अब हम हमारे इस टॉपिक में केवल 2 चीजें बची हैं, चक्रवात। चक्रवात में हम चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों का अध्ययन कल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।